आह, नमस्कार। दिस इज अगेन सीए नितिन कन्वर। मैं थर्ड सॉल्यूशन आपके पास लेके आ रहा हूं। और अगेन मैंने आपको ऑलरेडी दो सॉल्यूशन पिछले 2 दिनों में बताए हैं। पहला मैंने आपको याद होगा, आपको सीआईटी वर्सेस मोदी पॉन की बात की थी। चाहे मैंने बताया था कि आप अगर आपने एडवांस पेमेंट करी है टू एमएसएमई, वो भी खर्चा क्लेम कर सकते हैं। और उसका मैंने बताया था व्हाट वाज द लॉजिक वाज गिवन ओवर देयर इन दैट यूट्यूब, आप आराम से देख सकते हैं। सेकंड आई वाज टॉक अबाउट सेकंड सॉल्यूशन मैंने दिया था आपको, इंकर्ड वर्सेस पेबल, जहां पे मैंने एक्सप्रेशन 2 को समझाया था। उसका भी यूट्यूब आप ध्यान से पढ़ें। अगेन मैं बता रहा हूं सर, जितने भी मेरे सॉल्यूशन है दैट इज ऑल फैक्ट बेस्ड। जरूरी नहीं है हर फैक्ट पे आपके केस लग पाएंगे। तो जब भी आप सॉल्यूशन लगाने की कोशिश करें तो सर प्लीज रेलिवेंट फैक्ट्स को प्लीज क्रॉस चेक कर ले। नाउ लेट अस कम टू थर्ड सॉल्यूशन। नाउ अब ये थर्ड सॉल्यूशन क्या कहता है? सर बिफोर गोइंग टू थर्ड सॉल्यूशन, सर काइंडली अप्रिशिएट, मुझे बहुत लोगों का फोन आया। सबने मुझे बोला नितिन भाई, आज हम इसे पढ़ रहे हैं, ये तो टेक्स्ट वर्ड का पार्ट है, तो मुझे आज की डेट में पढ़ने की जरूरत क्या है? कोई दिक्कत हुई? अभी तो 31 जुलाई, तो मेरी किसकी डेट है? जो नॉन टैक्स ऑडिट वाले क्लाइंट है। तो मेरा कई बार क्वेश्चन आता है कि 43B जहां पे 44AD या 44ADA में इनकम दिखा रहा हूं, तो क्या वहां पे लग सकता है? तो काइंडली अप्रिशिएट, एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि क्या सेक्शन 43 ओवरराइड करता है 44AD और 44ADA को? सर इसको समझने के लिए सर एक बात हमेशा समझ लें। सर लोगों का लॉजिक ये है कि लोग ये कहते हैं कि अगर आप 44AD पढ़े तो वो क्या बोलता है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सर 20 सेक्शन 28 टू 43C, और 43C के अंदर 43 भी आ चुका होता है। तो सर लोग कहते हैं भैया ये तो 43C तक ओवरराइड कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर ऐसा नहीं है सर। सर काइंडली अप्रिशिएट, 43B पहले आया है और 43B क्या बोल रहा है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट। तो अगर कोई व्यक्ति पहले आके बोल रहा है भाई साहब मैं राजा हूं, और मैं राजा बनके सबसे ऊपर बैठ गया, तो मेरा क्वेश्चन है जो उसके बाद वाले आएंगे सर उस व्यक्ति को तो ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट वेरी क्लियर है कि सर 43B सर 44AD या 44ADA या 44E को लगेगा। तो व्हाट आई वांट टू से, सर ये भ्रम में ना रहे कि ऐसे केस में अगर मैं प्रेजेंटिव इनकम दिखा रहा हूं मुझ पे 43B की एप्लीकेबिलिटी हुई, तो व्हाट आई वांट टू से, लेट अस से आप जब आईटीआर जब आप भरते हैं इन रिलेशन टू 44AD, तो चार चीजें पूछी जाती है कि आपके डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, आपका कैश कितना है, राइट, स्टॉक कितना है। तो मैं क्वेश्चन इज, अगर आपने क्रेडिटर दिखाए हैं और मान लीजिए वो क्रेडिटर एमएसएमई है, और एमएसएमई के केस के अंदर मान लीजिए उसकी पेमेंट सही टाइम पे नहीं हुई है और 31 मार्च तक पेमेंट नहीं हुई, तो ऐसे केस के अंदर जो मैंने पहले दो सॉल्यूशन बताए थे, अगर वो आप पे काम नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर मेरा पर्सनल मानना है सर डिपार्टमेंट आपके केस में आपकी एडिशन कर सकता है। तो अगर इसको आपको लगेगा, मुझे पता है हर व्यक्ति बोलता है भाई कुछ जजमेंट के सहारे समझा तो समझ में आएगा, क्योंकि तू बोल रहा है हमें विश्वास नहीं है। तो एक जजमेंट है गुड लक काइनेटिक वर्सेस आईटीओ, ये पंची बेंच की है, दो इट इज इन रिलेशन टू 44AF, काइंडली अप्रिशिएट, जहां पे उन्होंने बोला है दैट 43B वाज एप्लीकेबल रिटर्न रिटर्न इज फाइल्ड अंडर प्रेजेंटिव स्कीम। तो प्रेजेंटिव स्कीम में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे भी 43B की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो जब 44AF के लिए है तो मेरा पर्सनल मानना है ये बात 44AD और 44ADA के लिए भी है। तो देयर आर डिफरेंट व्यूज आल्सो, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, पर मैंने अपना व्यू बता दिया है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू गोइंग टू फाइल रिटर्न अंडर 44AD 44ADA या 44AE, तो काइंडली सर 43BH का भी आप सर रिजल्ट देख लीजिएगा कि उसका इंपैक्ट कितना, इंपैक्ट क्या आ रहा है। नाउ लेट अस कम टू सॉल्यूशन नंबर 3। नाउ सर सॉल्यूशन 3 समझने के लिए काइंडली अप्रिशिएट, सर आप एक बात ध्यान रख लें, देयर वाज सेक्शन 145, एक सेक्शन है 145, क्या बोलता है? सेक्शन 145 ये बोलता है या आप बिजनेस इनकम के लिए या फिर आईयूएस के लिए, बिजनेस इनकम के लिए या आईयूएस के लिए सर आप या तो कैश या मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग कर सकते हैं जो रेगुलरली इंप्लॉयड हो बाय द एसएससी। मैं फिर से बोलता हूं, या तो कैश या फिर मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग। अब ऑफिस बात है सिंडिकेटर कहां पे खड़े होंगे? जहां पे मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग है। तो ऐसे केस के अंदर मान लीजिए लेट अस मैं बायर हूं, मैंने आप आप में से एक, किसी एक से मैंने माल परचेज किया और किसी एक को मैंने माल बेचा है। मान लीजिए मेरी दोनों ना, तो मेरी जिसको मैंने बेचा उससे पेमेंट आई नहीं, तो ऑफिस बात है मैंने आगे पेमेंट भी नहीं दी होगी। तो अगर मैं मर्केंटाइल को कैश बेसिस अकाउंटिंग कर दूं, तो ऐसे केस के अंदर ना तो मुझे सेल बुक करनी है एज पर सेक्शन 145, ना मेरी परचेज बुक होगी। तो टेक माय वर्ड्स सर, ऐसे केस में मेरे को बेनिफिट क्या होगा? सर मुझ पे 43B का सर अटैक नहीं हो पाएगा, मैं 43 से बच जाऊंगा। अब लेकिन इस फैक्ट में एक लोचा ये है कि लेट अस से, मान लीजिए जिसको सेल किया
उससे तो मेरी पेमेंट आ गई, और जिसको मैंने परचेज की उसको तो पेमेंट करी ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कोई एक रियल एस्टेट के अंदर कोई प्रॉपर्टी ले ली, और मुझे किसी ने बोला यार 2 4 5 महीने में रेट बढ़ जाएंगे इसके, तो मैंने वहां पैसे लगा दिए। सर यहां पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, बिकॉज आपकी सेल तो बुक हो जाएगी अगर आप मर्केंटाइल टू कैश जाएंगे, सर आपके क्रेडिटर सर जीरो हो जाएंगे, बिकॉज आप कैश बिजनेस अकाउंटिंग पे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर सर आपको दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, नितिन भाई अगर मैं मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग हूं तो मैं क्या कैश बिजनेस अकाउंटिंग से जा सकता हूं जो मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा था? आंसर इज यस, बिकॉज देयर वाज अमेंडमेंट इन द एक्ट। आपके एक्ट में अमेंडमेंट हुई है और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। तो ऐसे केस के अंदर सर देयर वाज अ लॉजिकल रीजनिंग, देयर वाज अ लॉजिकल रन कि आप सर अपना सिस्टम अकाउंटिंग चेंज कर सकते हैं। पर काइंडली अप्रिशिएट, आप सिस्टम अकाउंटिंग एक बार चेंज करेंगे, ये नहीं इस बार पहले मर्केंटाइल था फिर कैश कर दिया फिर मर्केंटाइल कर दिया फिर 2 बार कैश कर दिया फिर मर्केंटाइल कर दिया। यू कांट डू लाइक दिस, क्योंकि देयर वाज अ चेंज इन द लॉ राइट नाउ। सर नाउ आप मर्केंटाइल से कैश जा सकते हैं, पर आप दोबारा वापसी मर्केंटाइल पे नहीं जा पाएंगे, ये दिक्कत आएगी, ये ध्यान रखिएगा सर। दूसरी बात, अब आप कई लोग आपके क्लाइंट बोलेंगे यार कि नितिन भाई मेरी तो कंपनी है, क्या कंपनी के केस में तो मुझे तो फायदा होगा नहीं इस फॉर्मूले से? सर आंसर इज नो। सर मैंने आपको फिर बताया सर, अगेन आपको याद करा दूं तपाड़िया टूल्स। तपाड़िया टूल्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट, सर टैक्सेस प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट। सर काइंडली अप्रिशिएट, सर आप एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग एज पर कंपनी लॉ बनाते हैं। सर सेक्शन 145 जो मैंने आपके सामने लिखा है कहीं भी बार नहीं करता कि कंपनीज कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं कर सकती फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। तो होगा क्या, आपको सर अगर ऐसी दिक्कत है और आपको कैश बेसिस से फायदा मिल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग इनकम टैक्स के लिए बना सकते हैं, और कंपनी सेट के लिए एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग बनाइए और अपनी ऑडिट का बैलेंस शीट का ऑडिट कराइए। अब क्वेश्चन उठता है, इसमें बहुत बड़ा कैच है, वो ध्यान रखिएगा सर। कैच ये, अगर मान लीजिए इवन दो आपका ऑडिट होना है, टैक्स ऑडिट होना है, तो सर वहां पे क्योंकि आप कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं और आपने एनी अदर लॉ, मतलब कंपनी लॉ में तो ऑडिट किसका किया है, जो एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग है, तो काइंडली अप्रिशिएट आपका फॉर्म 3CA नहीं लगेगा, यहां पे फॉर्म लगेगा 3CB। फिर से बोल देता हूं सर, यहां पे फॉर्म 3CB लगेगा, 3CA नहीं लगेगा। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आप सर कंपनी लॉ के लिए एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग, फॉर टैक्सेशन पर्पस के लिए अगर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग में जा रहे हैं, तो और ऐसे केस में भी अगर टैक्स ऑडिट हो रहा है, तो सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, आपको सर 3CB लगाना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि जिस लॉ में आपने ऑडिट किया है वो एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग है, पर जिसका आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं वो कैश बेसिस अकाउंटिंग है। तो ऐसे केस में आपको सर 3CB के 3 नंबर में सर ट्रू एंड फेयरनेस पे दोबारा कमेंट करना पड़ेगा। सर ये बात को प्लीज ध्यान रखिएगा, और ये सॉल्यूशन थर्ड सॉल्यूशन में दे दिया। अब आपको याद होगा सर मैंने बोला था चौथा सॉल्यूशन, सर चौथा सॉल्यूशन सर मैं जरूर दूंगा आपको, पर मैं दूंगा सर एक बार बजट आने के बाद। लेट अस वेट फॉर द बजट। अगर बजट में 43BH, जो मेरा पर्सनल मानना है, कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे, जहां तक ये सिर्फ एक फर्स्ट क्रिएट हुआ है कि सर ये अमेंडमेंट कर देंगे। अगर एक बार 43BH का देख लेते हैं 2022 के बजट में क्या कर रहे हैं, वेदर दे आर डूइंग रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद एक सॉल्यूशन और है लीगली, और वो भी अगेन सर सर्टेन फैक्ट्स पे लगेगा, सर अदरवाइज नहीं लगेगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सर तब तक सर अपना ध्यान रखें, और कोशिश मैं करूंगा कि अगले फिर आने वाले टाइम पे आपको 5-5 10-10 मिनट की यूट्यूब से सर नई नई चीजें और बताऊं, ताकि आपको प्रैक्टिस करना और काम करना थोड़ा सा आसान हो जाए। और मेरे फ्यूचर इंटरव्यू में प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा सर। थैंक